हेलो एंड वेलकम टू सामर्थ्य। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हम कवर करने वाले हैं वो है इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी फ्रॉम द गजनविड्स एम्पायर, और उसके बाद में फिर हम मोहम्मद गौरी के इन्वेजन को कंप्लीट कवर करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत का जो कंसेप्ट है वो हमारे देश में हुआ और जो टर्क एम्पायर है वो हमारे देश में इस्टेब्लिश हुआ। फिर उसके बाद में इसमें हम 5 जो है डायनेस्टीज आई, जैसे तुगलक डायनेस्टी, या उससे पहले जो आई थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, या उसको हम मामलक डायनेस्टी या फिर हम इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं। फिर उसके बाद में खलजी डायनेस्टी हम कंप्लीट करेंगे, तुगलक डायनेस्टी कंप्लीट करेंगे, सैयद डायनेस्टी कंप्लीट करेंगे और लोधी डायनेस्टी कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट में हम जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को कंप्लीट करेंगे, जिनमें हम देखेंगे कि लोधी डायनेस्टी का डिक्लाइनेशन हो जाता है और उसके बाद मुगल एम्पायर जो स्टेब्लिश हो जाता है। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही रहेगा, यानी कंप्लीट दिल्ली सल्तनत का डिस्कशन होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स है उनके द्वारा जो वर्क किया गया उन सब को हम कवर करेंगे, साथ में उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसी थी, या अलाउद्दीन की अगर आप मार्केट पॉलिसी ले लीजिए तो कैसी थी, या फिर इल्तुतमिश ने कैसे कंसोलिडेट किया, या फिर बलबन का क्या मोटिव था, वो कैसे वर्क करते थे, इन सबको हम इसमें कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कंपलसरी है और इससे क्वेश्चंस पुटअप भी होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगी, साथ में आपको वेरियस स्कॉलर्स के जो वर्क हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कंप्लीट मुगल डायनेस्टी पर होगा, इसमें हम मेडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर उसके बाद में हम एंशियंट हिस्ट्री पर आएंगे, फिर लास्ट में हम चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। और इसके साथ ही कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमी, रिगार्डिंग द ज्योग्राफी, रिगार्डिंग द पॉलिटी, इनको भी हम कवर करने वाले हैं। राइट, तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो दिल्ली सल्तनत का कंसेप्ट है ये आया कैसे। तो स्टोरी शुरुआत होती है महमूद ऑफ गजनी के अटैक्स। राइट, इन्होंने 17 टाइम्स इंडिया पर इन्वाइट किया। इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी, पहला इन्वेजन इन्होंने 1000 एडी में किया था, जिसमें इन्होंने जयपाल को हरा दिया, और इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ वाइन। और जयपाल जो था वो हिंदू शाही डायनेस्टी से एसोसिएटेड था। राइट, तो स्टार्टिंग इनकी जो इन्वेजन की होती है वो 1000 एडी से होती है। याद रखना, मैं मोहम्मद गौरी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद में हम मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। 1004 एडी से लेकर 1006 एडी तक इन्होंने मुल्तान पर घेरा डाला और उसको अपने एम्पायर में मिलाया, उसको कन्क्वेस्ट किया। फिर उसके बाद में 1008 एडी में जितने भी इंपॉर्टेंट, वैसे अगर हम देखें तो मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि 17 टाइम्स इन्होंने इन्वाइट किया, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वाइजन है जिससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो 1008 एडी में महमूद ने आनंद पाल को हराया और उस बैटल को हम सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद कहते हैं। राइट, फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद। ये दोनों रूलर जयपाल और आनंद पाल, ये दोनों जो थे वो हिंदू शाही डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे। राइट, लेकिन यहाँ पर जो है सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद में आनंद पाल अकेले ही नहीं था, इनके साथ कई सपोर्टर थे। जैसे जो मुल्तान के सुल्तान थे वो भी इनके सपोर्टर थे, इसी के साथ जो कन्नौज के रूलर थे, राजस्थान के रूलर थे, ये भी इनके सपोर्टर थे, और उसके बाद जो खोखर्स होते हैं वो भी इनके सपोर्टर थे। लेकिन फिर भी ये वार हार गए। क्यों हार गए, इसको रीजन हमको समझना जरूरी है। हिस्ट्री का पढ़ने का मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि जो भी पास्ट में गलतियां हुई हैं उनसे हम सीख लें, या फिर जो इम्प्लीकेशंस हुए हैं उनसे हम सीख लें, या फिर कोई ऐसा रूलर आया जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो उससे भी हम सीख लें। राइट, तो प्रॉब्लम ये थी कि जो महमूद की जो कैबलरी थी, राइट, जैसे आपको पता होगा कि एंशियंट टाइम से ही जो पर्शियन या अरेबिक हॉर्सेस होते थे उसकी डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा रहती थी और उसको इंपोर्ट किया जाता था। राइट, तो इससे अगर आप देखें तो उनकी जो कैबलरी थी वो बहुत तेजी से मूव कर रही थी, और इनकी जो कैबलरी थी, या फिर ये ज्यादा लोग क्या करते थे, एलिफेंट पर बैठकर जो है वार करते थे। तो इनके कंपैरिजन में महमूद की जो कैबलरी थी या फिर उनका जो टैक्टिक्स था वार का वो काफी सुपीरियर था, इसलिए ये इन्होंने जो कॉन्फेडरेशन भी बनाया था उसके कारण भी ये हार गए। राइट, फिर नेक्स्ट अटैक होता है 1014 एडी में जो थाने सर पर। इसका जो अटैक हुआ इसमें इन्होंने जो है मथुरा के टेम्पल को जलाया था, और उसके बाद नेक्स्ट अटैक होता है 1018 एडी में जो कन्नौज पर अटैक होता है। इसमें क्या होता है कि जो चंदेला किंग थे विद्याधर, इनको महमूद ऑफ गजनी डिफीट कर देता है। राइट, नेक्स्ट जो अटैक होता है इसको आप ध्यान में रखना 1025 एडी में, इसको हम 16th एक्सपेडिशन कहते हैं या 16वां इन्वेजन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको आपको ध्यान में रखना है। कई लोग इसको 1024 एडी भी बताते हैं और कई लोग इसको 1025 एडी भी बताते हैं। इसमें महमूद ने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। राइट, उसकी मूर्तियां तोड़ी थी, उसको बिल्कुल जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था।
डिस्ट्रॉय कर ही रहा था कि इसको कुछ जानकारी मिली। कौन सी जानकारी मिली? कि जो चालुक्यान रूलर है, राइट, भीमा फर्स्ट, वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुका है और वो जो है हम पर अटैक करने के लिए आ रहा है। फिर ये छोड़कर जो है वहां से भाग गए, लेकिन दोबारा ये फिर आए और जो भी बचा कुचा था उस मंदिर को इन्होंने तोड़ा फोड़ा और लूट लिया। इन्होंने जो है वहां पर सिटीज थी उसको भी कैप्चर किया और लगभग में 50,000 डिफेंडर को मौत के घाट उतार दिया। इनका नेक्स्ट एक्सपेडिशन जो था वो 1026 एडी में था, जिसमें इन्होंने जाट को पनिश किया, क्योंकि वो जाट जो थे वो लोग इसके अपोनेंट थे, राइट, इनको परेशान कर रहे थे। तो 1026 में इन्होंने जाट को पनिश किया। 1030 एडी में महमूद की डेथ हो जाती है। इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद में जो है सेल्जुक एम्पायर स्टेब्लिश होता है। अब ये जो सेल्जुक एम्पायर है वो दो एम्पायर बना इससे टूटकर। एक बना ख्वारिज़म एम्पायर जो ईरान में था, और जो दूसरा बना वो था गुरीद एम्पायर जो गोड़ में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, जहां से मोहम्मद गौरी निकला। लेकिन उससे पहले जो महमूद ऑफ गजनी थे उनके अटैक का इम्प्लीकेशंस क्या हुआ, कंसिक्वेंसेस क्या हुए, इसको हमको समझना जरूरी है। जो पहला कंसिक्वेंसेस हुआ वो हुआ कि लाहौर जो है एक अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज का सेंटर इमर्ज हुआ। दूसरा, जब महमूद का अटैक हुआ तो जो हमारे देश की, इंडिया की मिलिट्री वीकनेस थी वो भी एक्सपोज हुई, और जो रूलर्स की प्रिपरेशन थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल प्रिपेयर यहाँ के रूलर नहीं थे, राइट। इसके साथ ही जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जैसे आपको पता होगा कि मोस्टली जो फॉरेन अटैक्स हुए हैं वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही हुए हैं, जो मेजर इन्वेजन हुए हैं। तो ये वीकेंड पड़ गया, और जब जब वीकेंड पड़ा है तभी तभी फॉरेन इन्वेजन हुआ है, और इसी का एक रास्ता खुल गया गोरी के अटैक की, राइट। और उसके बाद ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस तो हुई, जैसे सोमनाथ मंदिर में बहुत सारे धन थे, वेल्थ थे, कंसंट्रेशन था, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके साथ में पूरे मंदिर को तोड़ दिया गया, है ना। लगभग में 50,000 डिफेंडर्स की मौत हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉसेस तो हुए ही। और सबसे जो मेन लॉसेस हुआ वो था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था वो वीकन हो गया, जिससे मोहम्मद गौरी को रास्ता मिल गया और उन्होंने 7 टाइम्स इन्वाइट किया भारत को। तो जैसे मैंने बताया 1080 में महमूद की डेथ हो जाती है और सेल्जुक एम्पायर बनता है। सेल्जुक एम्पायर दो भागों में टूटता है, एक ख्वारिज़म एम्पायर जो ईरान में रहता है, और दूसरा गुरीद एम्पायर जो गोड़ में नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में रहता है, राइट। 1173 में मोहम्मद गोरी गजनी के एम्पायर पर जो है थ्रोन होता है, राइट। और उसके बाद में इंडिया में अगर उनके इन्वेजन की बात करें तो 7 मेजर इन्वेजन। जो मोहम्मद गौरी था ये एक्चुअल फाउंडर माना जाता है इस्लामिक एम्पायर का इंडिया में। इसको हम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम भी कहते हैं। और एक गुरीद डायनेस्टी जो थी उसका सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था, और इस डायनेस्टी में अफगानिस्तान भी आता था, है ना, राइट। सम पार्ट जो आज का बांग्लादेश है, उसके बाद ईरान, इंडिया, पाकिस्तान ओबेसी आते थे, उसके बाद तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इतना बड़ा इन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया था, राइट। जो गुरीद एम्पायर के लोग थे बेसिकली ये एक टाइटल अडॉप्ट करते थे सुल्तान। इसीलिए जब आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का तो जो पहला बना था वो इलबरी डायनेस्टी या मामलक डायनेस्टी, वो बेसिकली सुल्तान एक टाइटल को अडॉप्ट करते थे, राइट। अब जब मोहम्मद गौरी 1173 में असेंडेड हुआ थ्रोन गजनी पर, तो और इसके जो भाई थे, एक और भाई थे, वो गुर प्रदेश पर जो है अपना राज्य बनाने लगे। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो है एम्बिशियस रूलर था और काफी एम्बिशन थे, ये अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहता था। साथ ही साथ में क्या हुआ था कि इसको जो इंडिया की वेल्थ है वो अपने तरफ जो अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए ये बढ़ना शुरू किया। तो 3 मेन रीजन थे कि महमूद ने, गोरी ने इंडिया पर इन्वाइट क्यों किया, इंडिया को इन्वाइट क्यों किया। पहला जो रीजन था वो था वेल्थ, राइट। जैसे आपको पता होगा कि जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया आपको सोमनाथ मंदिर का, तो इसको पता था ना, इसको पता था कि जो भारत है वो संपन्न देश है। अगर आप देखेंगे ना तो भारत का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई नदियों के दोआब मिलते हैं जो बिल्कुल फर्टाइल लैंड है, राइट। उसके बाद में रिसोर्सेज भी यहाँ पर मिलते हैं। तो इन सब से क्या हो अट्रैक्ट हुआ और यहाँ से जो है वेल्थ एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इन्वाइट किया। इसके साथ ही जो उसकी एम्बिशियस पॉलिसी थी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने का, परमानेंट एम्पायर को स्टेब्लिश करने का, लूटिंग करने का और एक्सपेंस करने का, और उसके साथ में इस्लाम को स्प्रेड करने का, ये कुछ रीजन थे जिसके कारण गौरी ने इन्वाइट किया किसको, इंडिया को। अब हम एक एक करके जो है इसके इन्वाइजन को पढ़ते हैं। तो हम जो है मेन मेन इन्वाइजन यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि सभी को कवर करना जरूरी नहीं है, ना ही एग्जाम में ज्यादा पूछता है। पहला इन्वाइजन से बात करते हैं। तो पहला इन्वाइजन 1175 से लेकर 1178 एडी तक चला था। इसमें इन्होंने 75 में मुल्तान को कन्क्वेस्ट किया था, और जो सिंध का अपर प्रोविंस है, यानी सिंध का जो अपर पार्ट है जिसको उच्च कहा जाता था, उसको, जो वहां पर भट्टी राजपूत थे, राइट,
तो उनसे इसको कंक्वेस्ट किया था। 1178 में ही इन्होंने गुजरात को जो है कंक्वेस्ट किया और वहां पर जो है चालुक्यान रूलर थे सोलंकी भीमा फर्स्ट, उनको जो है बैटल ऑफ कोयाडारा में हरा दिया था। राइट, तो कंक्वेस्ट गुजरात को 1178 में, वहां के चालुक्यान रूलर सोलंकी भीमा सेकंड, और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ कोयाडारा। राइट, तो इसमें गुजरात भी मिल गया, मुल्तान भी मिल गया। 1179 से लेकर 1186 तक इन्होंने पेशवा को कंक्वायर्ड किया 1179 में, सिंध को कंक्वायर्ड किया 1182 में, और लाहौर को कंक्वायर्ड किया 1186 में। तो कुछ चीजें यहाँ पर नहीं लिखी हुई, आप अगर चाहें तो उसको लिख सकते हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछता कि किस ईयर में कहाँ पर इन्वेजन किया गया था। अब आते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पर, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 एडी में लड़ा गया था। इसको हम बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। राइट, अब इनमें जो है एक पॉइंट को लेकर इन दोनों में, पृथ्वीराज चौहान में और गौरी में जो है कंफ्लिक्ट था, वो था भटिंडा का। ठीक है, जो भटिंडा का एरिया था उससे लेकर इन दोनों में कंफ्लिक्ट था। इसमें क्या हुआ, दोनों में बैटल हुई, कहाँ पर, बैटल ऑफ तराइन, और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। फिर उसके जस्ट एक साल बाद ही से थोड़ा पीछे हुआ, अपनी प्रिपरेशन इन्होंने कंप्लीट किया और टैक्टिक्स इन्होंने नई अडॉप्ट की कि किस तरह से हम पृथ्वीराज चौहान को हरा सकते। इसके साथ ही साथ में गुप्तचर विभाग इसका भी काफी वर्क कर रहा था। इसके साथ में जो यहाँ के रूलर थे जैसे जयचंद, उनको अपने साथ में मिला लिया, है ना। आप लोगों को पता होगा संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी, जिसके कारण जो है ऐसा कहा जाता है कि जो जयचंद था वो किसके साथ हो गया था, मोहम्मद गौरी के साथ। तो डिप्लोमेटिक वे में ही उसके साथ में अपनी अच्छी प्रिपरेशन करके ये 1192 एडी में फिर से अटैक किया, और इस अटैक को हम सेकंड बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। इसमें जो है पृथ्वी चौहान डिफीट हुआ। एक्चुअली पृथ्वी चौहान के डिफीट होने का सबसे मेन कारण था कि जितनी भी यहाँ पर राजपूत डायनेस्टी थी या फिर और डायनेस्टी थी, वो इसका समर्थन नहीं कर रही थी, इसका साथ नहीं दे रही थी। राइट, मे बी कि कुछ इसके जो पर्सनालिटीज थी पृथ्वीराज चौहान की, वो उनको जो है फेवर नहीं कर रही थी, इसलिए लोग इनको जो अदर रूलर थे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने सेकंड बैटल ऑफ तराइन में डिफीट हो गए। राइट, उसके बाद में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में डिफीट हुए, फिर इन्होंने गौरी ने दिल्ली और अजमेर को कैप्चर कर लिया। 1194 में जिन्होंने साथ दिया था मोहम्मद गौरी का, जयचंद, उनको डिफीट किया, और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ चंदवाल। अब इसको ये नहीं पता था क्योंकि मोहम्मद गौरी ये बात जानता था क्या, कि जब ये रूलर इतने वीक थे कि खुद अपने जो इंटरनल मैटर्स थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उससे नहीं उबर पाए, तो ये हमारा क्या कर लेंगे। राइट, सेम स्टोरी आप देखेंगे जब बाबर का इन्वेजन, बाबर को इन्वाइट करने के लिए यहाँ के जो रूलर्स थे या फिर जो गवर्नर थे, जो अभिव्यक्त थे, उन्होंने इन्वाइट किया। उसके बाद में इन्होंने क्या सोचा था कि ना तो यहाँ पर ये सोचा था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी, टर्क्स एम्पायर की स्थापना हो जाएगी, ना वहां पर वो लोग सोचेंगे कि जो बाबर को हमने इन्वाइट किया वो मुगल डायनेस्टी की स्थापना करेंगे। इसलिए आप दोनों केसेस में यही देखेंगे कि जो लोग इन्वाइट किए हैं लास्ट में वही डिफीट हुए हैं और दूसरी डायनेस्टी जो है स्टेब्लिश हो गई थी। तो बैटल ऑफ चंदवाल और बैटल ऑफ तराइन, ये दो जो युद्ध थे, ये काफी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल इंपॉर्टेंस है इनका। क्यों, क्योंकि इन्हीं दो युद्ध से ये डिसाइड हुआ कि इंडिया में टर्क्स एम्पायर का स्टेब्लिश होना जो है तय है। राइट, उसके बाद में 1195 से लेकर 1202 तक इन्होंने गुजरात का कुछ एरिया, बुंदेलखंड, राइट, बंगाल, बिहार, इन सबको कैप्चर किया, और जो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज थी बिहार की, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो ईस्टर्न साइड में, आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखेंगे बंगाल और बिहार में, इसका जो है मेन वर्क दिया गया था इसको कंक्वायर करने का, वो बख्तियार खिलजी को दिया गया था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो बख्तियार खिलजी किस तरफ एक्टिव थे, नॉर्थ वेस्ट में, और उसके बाद जो इधर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगेन 1205 में आता है, जो खोखर जनजात थी वो इसको परेशान कर रही थी, उसके रिवॉल्ट को शांत करता है, उसके रिवॉल्ट को सप्रेस करता है, और 1206 में जो है गोरी को मार दिया जाता है। एक रीजन है दमैक रीजन, जो अब पाकिस्तान में है, वहां पर जो है गोरी की डेथ हो जाती है। तो गोरी की डेथ हो गई। अब आए कौन सी डायनेस्टी स्टेब्लिश होगी, स्लेव या इल्बाई डायनेस्टी। राइट, उसके बाद में गोरी के डेथ के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वायसराय बनाया जाता है गौरी का। 1195 से 1202 तक मैंने आपको बताया गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल और बिहार को बख्तियार खलजी ने जो कंक्वेस्ट किया। 1205 एडी में खोखार रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया। 1206 एडी में गोरी को मार दिया गया, और ये दोनों बैटल, सेकंड बैटल ऑफ तराइन एंड बैटल ऑफ चंदवाल, लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया। अब हम शुरुआत करते हैं, एक एक डायनेस्टीज थे जिसमें हम कवर करेंगे स्लेव डायनेस्टी को पहले, राइट, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड माना जाता है वो 1206 से लेकर 1526 तक, यानी
टिल दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। उसके बाद में मुगल डायनेस्टी आ जाती है, राइट। तो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का पीरियड माना जाता है। इसमें से स्लेव डायनेस्टी या इलबरी डायनेस्टी या इसको मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, 1206 से लेकर 1320 एडी तक था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी से। इसमें जो रूलर हुए वो हुए, पहले रूलर जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक जनरल था उस मोहम्मद गोरी का। इसके साथ में कुबाचा और एक लोग और थे जो इनके सबसे जो है इम्पोर्टेंट जनरल में थे, उसका नाम था याल्दूज, राइट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 एडी तक। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं आराम शाह, जो एक मेनली 8 मंथ ही रूल कर पाए। उसके बाद में इल्तुतमिश आते हैं, जिसको रियल कंसोलिडेटर माना जाता है, 1210 से लेकर 1236 एडी तक। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 एडी में, फिर इनको मारकर रजिया सुल्तान 1236 से 1240 एडी तक अपना जो है वर्क करती है। उसके बाद बहराम शाह आ जाते हैं 1240 से 1242 तक। तो हम शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए स्लेव डायनेस्टी से। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछता है ना कि स्लेव डायनेस्टी में 3 डायनेस्टी मानी जाती है। एक होता है कुतुबी डायनेस्टी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड की गई थी और 1206 से लेकर 1211 तक टिल द डेथ ऑफ ऐबक यहाँ तक माना जाता है। और पहली डायनेस्टी, ये तो होगा कुतुबी डायनेस्टी, और पहली इलबरी डायनेस्टी 1211 से लेकर 1266 तक माना जाता है, जो इल्तुतमिश के द्वारा फाउंड किया गया। और सेकंड इलबरी डायनेस्टी 1266 से लेकर 1290 तक बलबन के द्वारा फाउंड किया गया। ये जो फर्स्ट इलबरी या सेकंड इलबरी डायनेस्टी है बलबन और इल्तुतमिश के द्वारा फाउंड किया गया, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आप पूरे स्लेव डायनेस्टी को या मामलुक डायनेस्टी को ऑब्जर्व करेंगे तो इल्तुतमिश और बलबन और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो है इंपॉर्टेंट रूलर्स इसमें इमर्ज हुए। तो हम शुरुआत करते हैं पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से, जिनका टेन्योर था 1206 से लेकर 1210 तक या एडी भी इसको कहा जाता है। ये माने जाते हैं स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर। इसी के साथ ये तुर्की स्लेव थे मोहम्मद गोरी के, और उनके सन इन लॉ भी थे मोहम्मद गोरी के। इन्होंने इनको जो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम थी वो याल्दूस से थी, कुबाचा से थी, और कुछ जो है इसके अगेंस्ट जो रिवॉल्ट हो गए थे उससे प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम से जो है छुटकारा पाया, राइट। और इन्होंने याल्दूज को डिफीट किया। फिर उसके बाद जितने भी गजनी से कनेक्शन थे इससे वो उसको जो है खत्म कर दिया। कोबाचा जो था वो मुल्तान का उस समय रूलर था। इसके बाद इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया, दैट इज टाइटल ऑफ सुल्तान, राइट। और जो है लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ लेता किसी एग्जाम में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाया था, तो लाहौर में। याल्दूज जो था एक्टिव था गजनी में, और कुबाचा जो एक्टिव था वो था मुल्तान में। ऐसा भी अगर कभी पूछ लिया जाता, कभी ऑप्शन में दे दिया कि कौन से रूलर जो थे उन्होंने कोई कोइन इशू की थी, और उसमें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है, राइट। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी कॉइन इशू नहीं की थी। उसके बाद में इनको लाख भक्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो है लाखों में दान किया करते थे। इन्होंने पहली मॉस्क इंडिया में बनाया था, ये भी आपको याद रखना, जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम, ये दिल्ली में था। और उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्होंने बनाया जो था अजमेर में। तो पहला मॉस्क बनाने का क्रेडिट गोज टू कुतुबुद्दीन ऐबक, कुव्वत उल इस्लाम इन दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। इन्होंने 2 जो ग्रेट स्कॉलर थे उनको पैट्रोनाइज किया था। वो कौन थे? एक थे हसन निजामी, जिन्होंने लिखा था ताज उल मसीह, राइट। फर्स्ट इज हसन निजामी। अब 2-3 बार अगर इसको लगातार रिपीट करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। हसन निजामी, ताज उल मसीह और फक उल दीन, इन्होंने तारीख मुबारक सही, इन 2 वर्क को इन्होंने दोनों ने लिखा था। इसके साथ में इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी शुरुआत किया था और कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फर्स्ट स्टोरी जो थी, फर्स्ट बिल्डिंग वही की ओर निर्माण करवाया था। और उसके बाद में ये चौगान खेल रहे थे। चौगान मीन्स हॉर्स पोलो जो होता है, वो 1210 में इनकी अचानक जो है मृत्यु हो गई। फिर आते हैं आराम शाह, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे और ये इनकैपेबल रूलर माने जाते हैं। मेनली 8 मंथ इन्होंने जो है रूल किया। उसके बाद में जो टर्किश चीफ थे दिल्ली के, उन्होंने बदायूं के गवर्नर को, उस समय बदायूं के गवर्नर थे इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन ला थे और साथ में ही स्लेव भी थे, राइट। इनके भाई ने, इल्तुतमिश के भाई ने इसको बेच दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इस देखें तो स्लेव भी हुए, इसीलिए तो इसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। तो ये बदायूं का गवर्नर था, राइट। तो इसको जो टर्किश चीफ थे दिल्ली के, उन्होंने इन्वाइट किया और इन्होंने आकर आराम शाह को डिस्पोज कर दिया और सुल्तान बन बैठा। और इन्होंने इल्तुतमिश ने अपना नाम दिया शमसुद्दीन। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ऑलरेडी कि शमसुद्दीन किस रूलर का नाम था, तो था इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश को देखते हैं। इनका जो टर्म था वो 1210 से लेकर 1236 तक था। ये रियल कंसोलिडेटर माने जाते हैं टर्किश रूल के। इन्होंने याल्दूज को 1215 में डिफीट किया इन द बैटल ऑफ तराइन, और उसके बाद 1217 में इन्होंने कबाचा को जो पंजाब से बाहर खदेड़ दिया। उसके बाद
मंगोल का अटैक उस समय चल रहा था चंगेज खां का, और वो सेंट्रल एशिया वगैरह में काफी एक्टिव थे। तो इसी में एक जगह का रूलर था जलालुद्दीन मकबरनी। ये वहां से भागकर इल्तुतमिश के यहाँ शरण लेना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया। एक दिमाग लगा कि अगर इसने इसको पैटर्नाइज कर दिया, इसको जो है अपने यहाँ पर रख लिया, तो जो मंगोल चीफ थे चंगेज खां, वो जो है इस पर अटैक जरूर करते। और जो नया नया एम्पायर बना हुआ था, जिसको अभी कंसोलिडेट करना बाकी था, वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, और हो सकता था कि कुछ हिस्ट्री जो है और ही होती। तो उन्होंने जलालुद्दीन मकबरनी को कुछ भोजन वोजन खिलाया, राइट, और उसके बाद में इसको असाइलम देने से रिफ्यूज कर दिया और अपने यहाँ से निकाल दिया। तो एक थ्रेट जो था मंगोल के अटैक का, वो यहाँ पर जो है खत्म कर दिया इन्होंने। इसके साथ ही 1226 और 27 में, उस समय जो मोहम्मद तुगलक थे, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बंगाल और बिहार को अनेक्स करने में सक्षम नहीं हुए थे, या आराम साथ वो इनकेपेबल रूलर था ही। तो इन्होंने 1226 से लेकर 1227 एडी में बिहार और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। रणथंभौर को इन्होंने 1226 एडी में कैप्चर किया, और इन्होंने अपना एम्पायर इक्ता में डिवाइड कर दिया। इक्ता बेसिकली आज आप समझ लीजिए कि जैसे स्टेट होते हैं, इंडिया है हमारा, और उसके बाद में फिर स्टेट्स होते हैं ना, 28 स्टेट हैं, उन्हीं से मिलकर इंडिया बना। तो इक्ता क्या होता था, एम्पायर को इक्ता में यानी स्टेट में डिवाइड कर दिया जाता था, जो बेसिकली ट्रांसफरेबल होता था, हेरिडेटरी नहीं होता। आगे चल के हेरिडेटरी होगा, जो आगे हम बताएंगे। इसके साथ इन्होंने तुर्कान चहलगामी को ऑर्गेनाइज किया। अभी जो तुर्कान चहलगामी, ये बेसिकली 40 जो सरदार थे उसका एक मेंबर ग्रुप था, राइट, जो काफी एक्टिव रहते थे, और इनका इन्फ्लुएंस जो था वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता था। इसको बलबन ने जो हटा दिया था। इसके साथ ही इन्होंने जो अब्बासिड कैलिफेट थे बगदाद के, उनका अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया, और एक मंसूर बेसिकली एक लेटर होता रिकॉग्निशन सा, कि जो बगदाद के कैलिफ थे उनका रिकॉग्निशन इनको मिल गया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसी के साथ इन्होंने प्योरली अरेबिक क्वाइनेज, जो सिल्वर टंका कहा जाता था, पहला रूलर बने जिन्होंने सिल्वर टंका को इशू किया, और उसका जो वेट था वो था 175 ग्राम्स। ये आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, जो सिल्वर टंका इल्तुतमिश के द्वारा इशू किया गया। इसी के साथ इनको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहते हैं, क्योंकि सुल्तानगढ़ी अगर आप दिल्ली में जाएं तो वहाँ पर काफी टॉम बने हुए हैं। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो दिल्ली में है वो काफी इन्होंने कंप्लीट करवाया। इसके साथ ही एक जो स्कॉलर थे इनके कोर्ट में थे, मिनहाज और सिराज, जिन्होंने तहकात नसूरी लिखी। तो जो दो अन्य स्कॉलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक के टेनर में, वो तो कौन थे, हसन निजामी, जिन्होंने ताजुल मसीह लिखा था, और दूसरे जो थे वो थे फक उल-दीन, जिन्होंने तारीख मुबारक शाही लिखी थी। इल्तुतमिश के टाइम पर मिनहास और सिराज, जिन्होंने तबकात नसूरी लिखी। इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था कि मरने से पहले अपने डॉटर रजिया को सक्सेसर नियुक्त कर दिया था। लेकिन जो तुर्कान चहलगामी थे ना, इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था, तो इतनी आसानी से रजिया सुल्तान को इन्होंने असेंड नहीं करने दिया। अब आते हैं रजिया सुल्तान का। इससे पहले जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो है बने थे रूलर, लेकिन वो रिवॉल्ट हो गया, और उसको जो है सप्रेस करने के लिए गए। रिवॉल्ट कहाँ पर हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था मुल्तान में। और जब वो सप्रेस करने के लिए गए, तब रजिया सुल्तान ने जो है असेंड कर लिया थ्रोन को, और लौटते समय रुकनुद्दीन फिरोज को इन्होंने मरवा दिया, और जो भी इनके अपोनेंट थे रजिया सुल्तान को, इन्होंने मरवा दिया। इनको जो हम कंसिडर करते हैं पहली केवल फीमेल मुस्लिम रूलर पूरे मेडबल इंडिया में। अगर आप देखें ना, तो नूर जहां जो थी उसका भी काफी इन्फ्लुएंस था, लेकिन वो एक्चुअल में रूलर नहीं थी। तो पहली और केवल मुस्लिम रूलर थी मेडबल इंडिया के कंप्लीट हिस्ट्री में। इसने जो फीमेल अपैरल होते हैं और पर्दा वगैरह जो होता था, इसको डिस्कार्डेड कर दिया। इसके साथ में इन्होंने अब्बासियन स्लेव मलिक जलालुद्दीन याकूत को जो है अपॉइंट किया, जो हॉर्स डिपार्टमेंट था उसका। और इसके साथ ही 1240 में सरहिंद में जो भटिंडा का रीजन था, वहाँ पर एक सीरियस रेबेलियन हुआ, और वहाँ के जो गवर्नर थे अल्तुनिया उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो 1240 में ये वहाँ पर सप्रेस करने के लिए गई, और अपने साथ जो है जमालुद्दीन याकूत को भी साथ में लेकर गई। अभी जब वहाँ पर पहुंची तब अल्तुनिया ने याकूत का मर्डर कर दिया, और रजिया को सुल्तान कर दिया, सॉरी रजिया को जो है इम्प्रेजन कर दिया। अब यहाँ पर जो है औरतों वाला दिमाग चलना शुरू हो। अब इसने रजिया ने क्या किया कि अल्तुनिया को अपने प्यार के जाल में फंसा दिया, और जबकि इससे पहले जो थे वो मलिक जलालुद्दीन याकूत, वो भी जो है इसके लवर में थे। अब इसको प्यार में फंसा लिया, वहां पर जो रिबेलियन हो रहे थे उसको जो है किसी तरह फिनिश किया, और अपने यहाँ पर लौटने लगे। जब तक लौटते, जब तक क्या हुआ कि बहराम साहब जो टर्किश नोबल थे वो बैठा चुके थे। रास्ते में ही क्या हुआ कि जो इनका या अल्तुनिया का और उसके बाद में रजिया का इनका मर्डर कर दिया गया, ओके, बहराम शाह के द्वारा। नेक्स्ट रूलर आते हैं बलबन। देखिए बहराम शाह जो था वो 1240 से लेकर 1242 एडी तक था। इसमें जो है टसल्स बहुत हुई सुप्रीमेसी के लिए, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा था। जो 40 थे ना तुर्क चहलगामी, वो अपने अकॉर्डिंग अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होने लगे, इसलिए जो 40 थे
चहलगामी उन्होंने इसका मर्डर करवा दिया। उसके बाद में आते हैं बलबन, 1266 से लेकर 1286 AD तक। इसको माना जाता है मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। अपने आप को गॉड शैडो ऑन अर्थ मानता था और इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिले इलाही, राइट। इसका ये मतलब था कि गॉड ने इसको भेजा, राइट, और हम उसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर कर यहाँ पर जो है रूल करते। और इसके साथ में हमारा बिल्कुल पावर है, जितना पावर गॉड का लोग समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उतना ही पावर हमारे पास है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो इसलिए अपने आप को एक गॉड शैडो ऑन अर्थ, जिसका मतलब होता है जिले इलाही, और इसके साथ में ये भी अपने आप को कंसिडर करता है कि इसने जो है डिवाइन ग्रेस गॉड से प्राप्त किया था, जिसको हम निबियाबत खुदाई कहते हैं। इसके साथ में क्या हुआ कि जितने भी इल्तुतमिश के फैमिली मेंबर थे उनको मरवा दिया, और जो चहलगामी थे, तुर्क के चहलगामी 40 मेंबर्स ग्रुप, उसको इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद में बहुत ही रिगरस कोड डिसिप्लिन इन्होंने बनाया, और उसके बाद में सिजदा, दैट इज प्रोस्ट्रेशन एंड पैबोस, किसिंग दी सुल्तान्स फीट, ये दो जो है कस्टम्स को इन्होंने लागू किया, राइट। रिगरस कोड डिसिप्लिन मींस बेसिकली होता है कि आपको कोड में हंसना नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं है, आप लिक्वर का या फिर जो अदर इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल साधारण और बिल्कुल मौन रहना, जैसे कहते नहीं कि बहुत लोग जो होते सीरियस होते हैं, राइट, तो उसी तरह जो है इनके कोड में था, इसे लोगों को उबन भी होती थी, राइट। इसके साथ ही इन्होंने जो पर्शियन फेस्टिवल होता है नौरोज का, वो भी इन्होंने शुरू कर दिया। नौरोज बेसिकली पारसी समुदाय का जो था वो त्यौहार होता है न्यू ईयर का। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया लाफ और जोक, ये कोर्ट में अलाउ नहीं था। वाइन को ड्रिंक करना ये भी अलाउ नहीं था। इसके साथ भी ये डीपली जो है रेसिस्ट था। जो नॉन टर्क थे, जो भी ऑफिस बेयरर थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया। उसके बाद में इन्होंने स्पाइस भी अपॉइंट किया, जितने भी नॉबल्स थे उनकी एक्टिविटीज को जो है काउंटर करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए। इसके साथ में इन्होंने एक सेंट्रलाइज आर्मी, एक मजबूत आर्मी बनाई, राइट, जिससे जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होती थी उससे डील कर सके, और मंगोल्स को भी इन्होंने रिपेल कर दिया। उसके साथ में इन्होंने एक काम और किया, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था जिसको हम दीवान अंजरात कहते थे, और एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था जो दीवान अर्ज था, इन दोनों को जो है अलग अलग कर दिया, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया और मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया। इसके साथ में जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो एक्सट्रीमली इम्पार्शियल था, और ये जो पॉलिसी फॉलो करता था वो ब्लड और आयरन की पॉलिसी फॉलो करता था, और इसके साथ में जो ये अमीर खुसरो का जो फेवर बहुत करता था, राइट, और जो स्कॉलर्स होते थे उसको पैट्रनाइज भी करता था और उसको एक्सपेंड करने की भी कोशिश करता था। 1287 में इसकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो बनते हैं वो बनते हैं कैकुबाद, राइट। कैकुबाद का 1287 से लेकर 1290 तक इनका जो है टेन्योर रहता है। अब हम चलते हैं, अब जो कैकुबाद था वो उसके जो बेटे थे उसका नाम था कैमूर्स, उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। और उसके बाद में क्या होता है कि एक जो मिनिस्टर ऑफ वार थे वो कौन थे, जलालुद्दीन खलजी, वो जो है 1209 में इनको मार देते हैं और अपना खलजी एम्पायर स्टेब्लिश कर देते हैं, राइट। कैमूर को मारकर जलालुद्दीन खिलजी जो क्या थे, मिनिस्ट्री ऑफ वार थे, अर्ज ममालिक, और 1290 में इस डायनेस्टी की एंड हो जाती है। और इसीलिए कुछ जो राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो इस डायनेस्टी को या फिर इतने टेंस को डायनेस्टिक रेवोल्यूशन ऑफ 1290 1290 कहते हैं, राइट। तो कैकुबाद के बाद कैमूर्स, और कैमूर्स के बाद जलालुद्दीन खलजी ने उनको मार दिया और खलजी डायनेस्टी की स्थापना हो गई, राइट। तो अब हमको क्या पढ़ना है, खलजी डायनेस्टी पढ़ना है, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया बलबन, यहाँ से अगर आप देखें रजिया सुल्तान से तो 1236 से लेकर 1239 तक थी, और यहाँ पर बलबन का आप देखें टेन्योर तो 1266 से लेकर 1286 AD तक था। इसके बीच में भी तो कई रूलर्स आए, उन रूलर्स को आप चाहें तो लिख लीजिए। जैसे इसके बाद में 1240 से 1242 तक बहराम शाह है, फिर उसके बाद में 1242 से लेकर 1246 AD तक अलाउद्दीन था, जो रुकनुद्दीन का जो है बेटा था और रजिया सुल्तान का भतीजा था। ये चीफ का जो थे टर्क्स का, उनका जो है पपेट बनकर रह गया, और इसके साथ में बहुत ही इनफेमस था और इंटरटेनमेंट और वाइन वगैरह में जो काफी समय व्यतीत करता था। फिर 1246 से लेकर 1265 तक नसरुद्दीन मोहम्मद बने। ये इल्तुतमिश के ग्रैंडसन थे और जो उलुग खान थे, यानी बलबन के द्वारा इनको थ्रोन पर बैठाया गया था, राइट। और उसके बाद में खुद बलबन ने जो है थ्रोन को अक्वायर कर लिया और नसरुद्दीन को 1265 में मरवा दिया, पॉइजन दे दिया। इब्न बतूता जो एक फेमस हिस्टोरियन है, इब्न बतूता, उन्होंने बताया है ये बात कि जो नसरुद्दीन महमूद थे, उसको उलुग खान या फिर बलबन नहीं बैठा था, उनको पॉइजन देकर मार दिया और उसके बाद में जो है अपना एम्पायर स्टेब्लिश कर दिया
और अपना जो है बेसिकली थ्रोन असेंड हो गए। इसके साथ ही बलबन के बारे में उस टाइम पर अगर हम देखें तो रॉबरी या थेफ्ट वगैरह बहुत कम थी, रोड्स जो है सेफर थी, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वो काफ़ी जो है सुपीरियर थी, राइट। तो ये आपका हो गया कंप्लीट एक डायनेस्टी, दैट इज स्लेव डायनेस्टी कह लीजिए या फिर मामलक डायनेस्टी। अब हम नेक्स्ट डायनेस्टी पर चलते हैं, दैट इज खलजी डायनेस्टी। जो खलजी डायनेस्टी का टेन्योर था वो था 1290 से लेकर 1320 साल तक, 30 ईयर्स मान सकते हैं। अब जो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 96 तक था, ये जो था इन्होंने खलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन इन्होंने लेड किया। उसके साथ में जो मंगोल का अटैक हो रहा था अंडर दी अब्दुल्ला, उसको रिपल किया, और जितने भी मंगोल्स यहाँ पर आ चुके थे उनको जो है दिल्ली में जो है सेटअप किया, और उसको जो है न्यू मुसलमान बुलाया गया। मतलब जितने भी मंगोल्स थे उनको न्यू मुसलमान इन्होंने बुलाया और एक सेफ जगह दिया दिल्ली में। इसके साथ ही पहले ये सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, जो बेनेवलेंट थे, यानी लव थे किसके, इनका जो एटीट्यूड था वो लविंग एटीट्यूड था टुवर्ड हिंदू। इसके साथ में सबसे मेन बात थी कि इन्होंने हर्ष पनिशमेंट को अवॉइड किया। इसके साथ ही टॉलरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और अपने डॉटर, जो इनकी डॉटर थी, उसकी जो है मैरिज उलुग खान से किया, जो एक चंगेज खान का ही डिसीजन था, यानी रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए, ताकि जो है फर्दर अटैक ना हो सके मंगोल्स का, और उस तरफ से जो है सिक्योर फील करें, राइट। जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इसका मर्डर कर देता है, और उसके बाद में अपना जो है असेंड कर देता थ्रोन को। और जो इन्होंने मर्डर किया था वो कारा के नियर किया था, जो कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी। इनका टेन्योर था 1296 से लेकर 1320 तक। ये एम्बिशियस काफी था, और नेफ्यू भी था और सन इन लॉ था किसका, जलालुद्दीन खिलजी का। इसको पहले जो है अमीर तुजुक यानी मास्टर ऑफ सेरेमनीज अपॉइंट किया गया था। उसके बाद में इन्होंने 2 विक्टोरियस एक्सपेडिशन की, किसके टेन्योर में, जब जलालुद्दीन खिलजी का समय चल रहा था तब। पहला जो इन्होंने किया वो किया भिलसा, जिसको हम विदिशा कहते हैं, 1292 में, और वहां से विजयी हुए। फिर इनको इक्तादार बना दिया गया अवध का, और उसके बाद में कारा का एरिया भी इनको दे दिया गया। दूसरा जो 1294 में इन्होंने किया, जो पहला तुर्किश एक्सपेडिशन था सदर्न इंडिया में, और जो देवागिरी था उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, प्लंडर कर दिया। तो जलालुद्दीन के टेन्योर में इन्होंने 2 जगह अटैक किया, आक्रमण किया, एक विदिशा में और दूसरा जो था वो देवागिरी में। विदिशा में 1292 में एडी में किया, और जबकि देवागिरी में 1294 एडी में किया। उसके बाद जो पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस अपनाया गया था जलालुद्दीन के द्वारा, उसको इसको इन्होंने रिवर्स कर दिया। इन्होंने और क्या कि जो पावर से नोबल थी वो काफ़ी इंटरफेयर कर रहे थे, और उलेमा जो लोग थे वो भी काफ़ी इंटरफेयर कर रहे थे। तो इसको जो है कर्व करने की कोशिश की, इनको रोकने की कोशिश की। कैसे इन्होंने रोका, तो इसको लिए इन्होंने क्या किया, जो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, कि जो ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया था, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर बर्नी का जो है लेख काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब बर्नी ने क्या लिखा है, जो तारीख के फिरोज शाही के जो है ऑथर भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसको जो पता था कि अलाउद्दीन को ये बातें पता थी कि जो जर्नल प्रॉस्पेरिटी है नोबल्स की, या फिर इंटर मैरिजेस हैं बिटवीन नोबल फैमिलीज, है ना, या फिर स्पाई सिस्टम का ना होना, प्रॉपर डिप्लोमेट का ना होना, लिक्वर का यूज करना, ये बेसिक रीजन होते हैं रिबेलियंस के लिए। और इसको शांत करने के लिए, या फिर जो पावर्स थे नोबल के उसको कम करने के लिए, इन्होंने 4 ऑर्डिनेंसेस को जारी किया। पहला ऑर्डिनेंसेस के अकॉर्डिंग इन्होंने नोबल्स की जो प्रॉपर्टी थी उसको कन्फिस्केट किया। उसके बाद में इंटेलिजेंस सिस्टम को और अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया और रीऑर्गेनाइज किया, और जो नोबल्स की सीक्रेट एक्टिविटीज थी वो भी जो है अपना रिपोर्ट हर समय पर जो है मंगाया करता था, और इंटेलिजेंस यूनिट उसकी एक्टिव थी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तीसरा जो इन्होंने किया कि जो लिक्वर के यूज है या फिर जो अदर इंटॉक्सिकेंट है उसको प्रोहिबिट कर दिया। सोशल गैदरिंग और फेस्टिवल बिना विदाउट परमिशन के वो भी बंद कर दिया गया। तो 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। पहला, नोबल्स की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया गया, इंटेलिजेंस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया गया, और जो सीक्रेट एक्टिविटीज थी नोबल्स की उस पर नजर रखा गया। इसके साथ में लिक्वर और अदर इंटॉक्सिकेंट को प्रोहिबिट कर दिया गया, सोशल गैदरिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया, फेस्टिवल्स मनाने को प्रोहिबिट कर दिया गया। बिना परमिशन के फेस्टिवल मना नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर आप परमिशन ले लेते हैं तो मना सकते हैं। इसके साथ में इन्होंने एक बहुत बड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को स्टेब्लिश किया, क्योंकि ये एम्बिशियस रूलर था, इसको अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना था, और जो कंक्वेस्ट का एम्बिशन है उसको सेटिस्फाई करना था। इसके साथ में इन्होंने और काम किया कि जो गाजी मलिक थे, जिसको गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, इन्होंने जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का उसको वार्डन नियुक्त किया। अब बात करते हैं इसके कुछ जो है मेन एक्सपेंडेशन की। पहले इन्होंने 1299 में गुजरात को कंक्वेस्ट किया, वहाँ पर जो रूलर थे वो थे बघेला किंग रायकरण। उसके बाद में रायकरण जो थे
गुजरात के रूल वो भाग गए और जो सोमनाथ का टेम्पल था वो अगेन फिर से कैप्चर कर लिया गया और उसके बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर राजपूताना को उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया। अब राजपूताना में जो थे बेसिकली 3 किले बहुत थे, या 3 कह सकते हैं स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला था रणथंभौर, दूसरा था चित्तौड़, राइट। और उसके बाद में अगर आप तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट थे। अब रणथंभौर को अटैक करने का कारण बेसिकली ये था कि जो वहाँ के रूलर थे हमीर देव, उन्होंने एक रिबेलियस मंगोल सोल्जर को क्या दिया था, असाइलम दिया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस मंगोल सोल्जर्स को मांगा इनसे, हमीर देव से, तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया उसको हैंड ओवर करने से खिलजी को। इसलिए इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर किले को अपने अंडर में कर लिया। जो वहाँ पर वुमेन थी उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर को सेल्फ इमोलेशन भी कहते हैं, जो अमीर खुसरो के द्वारा या इनके वर्क में डिस्क्राइब किया गया है। अब नेक्स्ट है चित्तौड़। आपने पद्मावती मूवी जरूर देखी होगी, सेम स्टोरी चित्तौड़ के साथ हुई थी। 1303 एडी में जो है अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को बिसीज किया। इसका जो बेसिकली कारण था कि वो जो वहाँ की रानी थी पद्मिनी, राइट, जो राजा रतन सिंह की वाइफ थी, उसके प्रति जो इसका लगाव ज़्यादा था और उससे ज़्यादा प्यार करता था, उसको किसी तरह पाना चाहता था। और इसीलिए इन्होंने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ भी जो औरतें थी उन्होंने जौहर कर ली। और ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी पद्मावत, इसमें इसका मेंशन और कम्प्लीटली जो डिस्कस हुआ है। अगर हम दूसरे एक्सपेंडिशंस की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, तो मालवा को इन्होंने कैप्चर किया 1305 में, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एन उल मलिक के पास थी। 1311 में इन्होंने जलोर को कैप्चर किया, जो अनेदर राजपूत किंगडम था। उसके बाद में इन्होंने साउथ का जो एक्सपेंडिशन था वो मलिक काफूर के अंडर में था 1306 से लेकर 1307 तक, राइट। तो जो रूलर थे देवरागिरी के राय रामचंद्र, राइट। तो मलिक काफूर को उसका जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी। तो 1306 से 1307 में उसको एक्सपेंडिशन किया। 1309 में जो वारंगल का एरिया है तेलंगाना में, मलिक काफूर ने वहाँ पर जो अपना जो एक्सपेंडिशन किया। उसके बाद वहाँ के रूलर थे प्रताप रुद्रदेव ने समर्पण कर दिया। उसके बाद में फिर 1310 में अगर चले तो जो होयसाला रूलर थे बीरा बल्लाल था, मलिक काफूर का वो नेक्स्ट टारगेट बना। तो ये जो है मेजर साउथ में जो है एक्सपेंडिशन था अंडर द मलिक काफूर। इन्होंने अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी जैसे स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया। एक फेमस गेटवे बनवाया जिसका नाम था अलाई दरवाजा, उसके साथ साथ में हौज खास बनवाया, राइट। महल हजार सातून बनवाया, जमात खाना मॉस्क बनवाया, अलार मीनार बनवाया और नया कैपिटल सीरी पर बनवाया। तो कुछ आर्किटेक्चर रिलेटेड इनकी प्रोग्रेस थी। इसके साथ में इन्होंने सिकंदर आजम की टाइटल अडॉप्ट की। और अमीर खुसरो को एक एग्जाम पूछ सका, ध्यान देना कि अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, दैट इज पैरट ऑफ इंडिया। तो ये जो टाइटल था वो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने लैंड रेवेन्यू फिक्स किया था और उसको कैश में लेते थे। इसके साथ में जो कैलिफ की सुजरिटी थी जो बलबन ने अडॉप्ट किया था उसको इन्होंने रिक्रूट कर दिया। और बर्नी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन जो है ये रिलीजन का जो झंझट होता है इसको खत्म करना चाहता था और एक नया रिलीजन जो है ज्वाइन करना चाहता था, राइट। बेसिकली इस्लाम था, तो उस रिलीजन को ये जो है छोड़ना चाहता था और नया रिलीजन ज्वाइन करना चाहता था। ये बर्नी के वर्क में आपको मेंशन मिल जाएगा। अलाउद्दीन भी इनकी बेटक जो है वो 1316 में हो जाती है, राइट। अब जो इसकी है वो कह सकते हैं एक्सपेंडिशन का जो तरीका था, टैक्टिक्स था, वो काफ़ी फेमस था। इसके साथ ही मलिक काफूर का जो योगदान था कंट्रीब्यूशन था कंसोलिडेट करने के लिए एम्पायर को, वो भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब कुछ और भी इनके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट लेते हैं जो अलाउद्दीन की, जैसे जो मार्केट पॉलिसी थी वो काफ़ी फेमस थी। जैसे ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने एक तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई और उसको जो है पहले जहाँ पर इकता या फिर लैंड दे दिया जाता था ऐसा सैलरी के रूप में, इन्होंने वहाँ पर कैश देना शुरू किया। छेरा और दाग सिस्टम इन्होंने ही शुरू किया, राइट। उसके बाद में ये एक ह्यूज आर्मी, एक लार्ज आर्मी मेंटेन करना चाहते थे। इसके लिए काफ़ी जो कैपिटल्स की जरूरत पड़ती, रुपए की जरूरत पड़ती। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो कमोडिटीज़ की थी, जो डेली यूज कमोडिटीज़ के प्रोडक्ट थे उसको उसका दाम जो था फिक्स कर दिया, क्योंकि आदमी को खिलाने के लिए भी तो चाहिए जो डेली यूज कमोडिटीज होती हैं, तो उसका जो है दाम इन्होंने फिक्स कर दिया। इसके साथ इन्होंने 4 सेपरेट मार्केट बनाया, 4 सेपरेट मार्केट बनाया। पहला जो था वो ग्रेन मार्केट था, ग्रेन मंडी था जो सिर्फ ग्रेन के लिए होता था। दूसरा जो था वो क्लॉथ और ग्रोसरी रिलेटेड जो है मार्केट थी, जिसको हम सराय अदल भी कहते हैं। तो सराय अदल पूछ लेता है अगर एग्जाम में तो आपको बता देना, वो क्लॉथ से रिलेटेड था। उसके साथ में शुगर हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, बटर हो गया और ऑयल हो गया। इसके साथ अलग मंडी थी इसके लिए। और जो लास्ट मंडी थी वो हॉर्सेस, स्लेव्स, कैटल, इनका सबका मार्केटिंग होता था। और फिर उसके बाद जो अदर मिसलेनियस कमोडिटीज हैं वो 4th नंबर मार्केट में आ जाती थी। तो इन्होंने 4 मार्केट जो है बनाया था, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे जो मार्केट इन्होंने बनाया था वो किसके कंट्रोल में होगा, क्योंकि उसको सुपरिटेंडेंट करने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी की जो जरूर पड़ती है। तो उसका जो मेन जो उसको मैनेज करते थे वो थे शाहना ए मंडी, राइट, उसके इन्हीं के कंट्रोल में जो है रहता था। इसके साथ में बरीद जो थे वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, और उसके साथ मुहियान जो सेक्रेट स्पाई थे, कि जो इन्होंने कमोडिटीज़ की प्राइस जो है बता रखी है, या फिर कह सकते हैं एक, अभी अगर अगर आप देखेंगे तो इनका जो है एक डिपार्टमेंट था जो बेसिकली जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस था उसको मेंटेन करके रखता था। तो कोई जो वर्कशॉपर है, मीन्स वो ज़्यादा पैसे तो नहीं दे रहा है किसी कमोडिटीज़ का, या फिर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है, ये सब जो है इसको रिपोर्ट मिला करती थी थ्रू दी मुहियान, जिसको हम सेक्रेट स्पाई कहते थे। इसके साथ में बरीद जो था ही इंटेलिजेंस ऑफिसर। एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था दीवान ए रियासत, जो नायब ए रियासत के अंडर में होता था, जो बेसिकली प्राइस को, जो कमोडिटीज के प्राइसेस होती थी उसको फिक्स करता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये पहला जो सुल्तान था दिल्ली का जिन्होंने मेजरमेंट ऑफ लैंड को ऑर्डर किया कि किस तरह से लैंड को मेजर करना है। इसी के साथ में एक स्टैंडर्ड यूनिट भी दिया मेजरमेंट का, वो था बिस्वा। तो अगर पूछ लेता है किसी एग्जाम में बिस्वा किसके जो एक मेजरमेंट यूनिट मानी जाती है, आज भी ये चलता है, तो किसको दिया था, तो बिस्वा जो दिया था। अगर आप गाँव में जाएंगे ना जो खेत वगैरह नापा जाता है तो बिस्वा में ही नापा जाता है। इसके साथ में ही अगर इतना लार्ज आर्मी को मेंटेन करना है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना है, तो इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने जो है टैक्स चलाया था। एक था हाउस टैक्स जिसको हम गृह टैक्स कहते हैं, एक पोस्टर टैक्स था जिसको हम चरी टैक्स कहते हैं, और एक किस्मत खुदी यानी एडवांस सेस था जो इनके द्वारा अबोलिश कर दिया गया था। तो दो बेसिकली, एक टैक्स हाउस टैक्स, पोस्टर टैक्स, और इसके अलावा प्रोड्यूस टैक्स भी होता था, जो हम जो किसान प्रोड्यूस करते थे उनका भी, उस पर भी जो टैक्स लगता था। इसी के साथ कुछ फ्री लैंड थे, उनके तरफ को याद रखना, इनाम और वक्त, इन दोनों को जो है हम फ्री लैंड कंसिडर करते थे, राइट। अब ये जो है इसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आते हैं 1316 से लेकर 1320 तक। ये अलाउद्दीन के ही एक बेटे थे, अपने आप को इन्होंने कैलिफ जो है डिक्लेयर कर लिया था, और अल वसीक बिल्ला अपने आप को टाइटल भी दे दिया था। इसी के साथ जितने भी हर्ष रेगुलेशन थे इसके पिता के, उसको सबको कैंसिल कर दिया था। ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली नहीं रन कर पाया, इसलिए जो खुसरो था इसका मर्डर कर दिया। उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो बन जाते हैं 1320 में। और इसके बाद जो गाजी मलिक, जो मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उसको अपॉइंट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उस समय जो देवालपुर का गवर्नर था वो खुसरो को मार देता है और थ्रोन को एसेंड कर देता है, राइट। और ये केवल एक हिंदू कन्वर्ट था, राइट, ये मुस्लिम नहीं था, ये था हिंदू, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया था और दिल्ली के थ्रोन पर इस्टेब्लिश हो जाता है। और इसी के साथ में चल जाती है आपकी तुगलक डायनेस्टी, जिसका टर्म था 1320 से लेकर 1414 तक। इसको डायनेस्टी ऑफ करानूम भी कहते हैं, जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तुगलक डायनेस्टी, राइट। नाउ नेक्स्ट डायनेस्टी वाज तुगलक डायनेस्टी, ओके। तो इनका टेन्योर जो था वो 1320 एडी से लेकर 1414 तक था, और 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था, राइट। तो उसके बाद में जो है सैयद डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तब तक जो है टेन्योर जो था वो था तुगलक डायनेस्टी का। इसमें सबसे तीन इंपॉर्टेंट रूलर हुए। एक तो जो इसके फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक, जिनका टेन्योर था 1320 से लेकर 25 तक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक हुए, जिनकी किस्मत बहुत ही फूटी थी, उसका दूसरा नाम जौना खान भी था, जिनका टर्म था 1325 से लेकर 15 तक। फिर जो इसके बाद में जो सबसे महान रूलर हुए इस डायनेस्टी के, वो थे फिरोज शाह तुगलक, राइट। इनका टेन्योर था 1351 से 1388 तक। उसके बाद छोटे मोटे जो है रूलर हुए, और फिर 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ और उन्होंने खिज्र खां को जो है गवर्नर अपॉइंट किया। उसके बाद में सईद डायनेस्टी की जो स्थापना हुई। तो एक एक करके जो है इनके रूलर के बारे में हम देख लेते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर आपको मैप में दिखाया गया है कि तुगलक डायनेस्टी का जो 1320 से लेकर 1440 तक इनका जो टर्म था, उसमें जो इन्होंने एरिया कैप्चर कर रखा था जो इनके एम्पायर के अंडर में आता था, यहाँ पर आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। इसके जो पहले रूलर थे वो थे घियासुद्दीन तुगलक। इनका टेन्योर जो था वो 1320 से लेकर 2580 तक था। ये फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन वर्क को स्टार्ट किया था, और इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट भी बनाया था तुगलकाबाद, दिल्ली के नज़दीक में है। यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं, राइट, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट था। ये मर चुके थे, क्योंकि जो वुडन स्ट्रक्चर था, ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको मार दिया था, और उसके बाद में वुडन कोलैप्स हुआ था और उसमें इनकी जो है जान चली गई थी। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इनका दूसरा नाम था जौना खान, और इनका जो टर्म था वो 1325 से लेकर 51 तक। इसकी जो किस्मत थी वो बहुत ही खराब थी, इसको इल फेटेड आइडियलिस्टिक भी कहा जाता है। इसके साथ ही जियाउद्दीन बर्नी ने इनके 5 एक्सपेरिमेंट या फिर कंपेन को मेंशन किया है, राइट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि कितना ओवर एम्बिशियस था
और कुछ भी सोचता नहीं था जब वो कहीं पर कंपेन करने जाता था कि उसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है। इसलिए जितने भी इन्होंने कंपेन किया उससे क्या हुआ कि इनकी जो पावर था वो डिक्लाइन हो गया, और जो इनकी शक्ति थी जैसे जो बेसिकली सुल्तान की होती है वो धीरे 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 कम होती चली गई। पहला जो इन्होंने कंपेन किया और या कार्य क्या कर सकते हैं वो था अपने कैपिटल को दिल्ली से देवागिरी में शिफ्ट करना। अब अगर आप देखें तो दिल्ली जो है वो नॉर्थ इंडिया में पड़ता है और देवागिरी साउथ इंडिया में पड़ता है। ओके, और बीच में जो है कई पत्थर पहाड़ है, लगभग में यहाँ पर 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस से पड़ती है। लॉन्ग डिस्टेंस था। जो इनके सोल्जर थे या जो लोग थे, जब कैपिटल वहां पर होगा तो मेन जो सेंटर्स होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो कैपिटल होता है, राइट। तो यहाँ से लोग जाते समय बहुत से लोग मर गए। वहां पर जब ये पहुंचे तब 2 साल तक सिर्फ रहे। 2 साल के बाद में क्या हुआ कि वहां पर वाटर की शॉर्टेज हो गई। जब वाटर की शॉर्टेज हो गई तो वहां से फिर वापस आए। फिर जितने बचे लोग थे और सोल्जर्स थे वो भी मर गए, कई लोग बीमारी से मर गए, कई लोग भूख से मर गए, राइट। तो पहला जो इनका कैंपेन था ये भी फेल हुआ, और ये कहा जाता है इसीलिए इसको इल फेटेड आइडियलिस्ट कहा जाता है, राइट। जो दूसरा हुआ, इन्होंने जो है खुरासान और इराक को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां पर जो है कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था। तो इन्होंने सोचा कि हम उसको जो है कैप्चर कर लेंगे। इसके लिए इन्होंने बहुत ही ह्यूज आर्मी प्रिपेयर की और वहां पर उसको जो है अपॉइंट कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जो वहां की सिचुएशन थी वो जो है रिन्यू होने लगी और सही होने लगी, और उसके बाद में जितने भी आर्मी वहां पर डिप्लॉय थे उनको वापस लाया गया। उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कुछ वो कर नहीं पाए थे, इतने दिनों तक वहां पर थे। उसके बाद में फिर उसको वापस लाया गया। इनको जो है उनकी सैलरी भी एक्स्ट्रा में पे करनी पड़ी। उसके बाद में कुछ रिबेलियंस इसमें इमर्ज हो गए, जिससे क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको भी मरवाने की कोशिश की। तो एक दूसरा कंपेन भी फेल रहा। जो थर्ड कंपेन था वो था टैक्स को लेकर, लैंड रेवेन्यू को लेकर, राइट। जो द्वाब का रीजन है आप जानते हैं, यमुना गंगा यमुना द्वाब का, वो काफ़ी फर्टाइल लैंड है। तो वहाँ पर जो क्रॉप का प्रोडक्शन जो है हाई लेवल में होता था। तो वहाँ पर उस टाइम जो है फाइमाइन आया हुआ था, राइट। तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लोगों की लिव्स जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लोगों की लाइवलीहुड जो थी वो खतरे में थी। अब इन्होंने इसी टाइम एक काम किया। वो काम क्या था कि जो है लैंड रेवेन्यू को, टैक्स को इन्होंने इंक्रीज कर दिया और जितना प्रोड्यूस हुआ उसका हाफ कर दिया। अब एक तो फेमाइन, दूसरे में क्या हुआ था कि उस समय क्रॉप की कमी थी, लोग भूखे मर रहे थे, लोग बीमारी से भी मर रहे थे, और इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया, राइट। तो इसका जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा वहाँ के किसानों का, और इस टैक्स का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा जिससे लोग इनसे जो है नाराज हो गए। चौथा जो था इनका वो था कि चाइनीज के बेसिस पर करेंसी को चालू करना, इशू करना, राइट, जिसको हम टोकन करेंसी कहते हैं, जो चाइनीज के मॉडल पर थी। अब यहाँ पर जो था ये भी कह सकते हैं कि एक जो है इनका सही कार्य नहीं था। इससे जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी थी वो क्या होगी कि इंक्रीज हो। बहुत कम ही लोग थे जो बेसिकली एक्सचेंज करते थे गोल्ड या सिल्वर को कॉपर से, राइट। तो ये जो है कुछ इसके बाद में जो लास्ट इनका कैंपेन था वो था कराची एक्सपेडिशन कुमाऊं हिल में। अब अगर आप देखिए तो कुमाऊं हिल में क्या हुआ, क्या होगा कि वहां पर जो है कई बैरियर्स आपको मिलेंगे, राइट। तो इनको कई सेटबैक झेलना पड़ा और इनको कुछ हासिल भी नहीं हुआ। और उसके बाद में पांचों अगर आप देखें इनका कैंपेन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो पांचों फेल हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका इम्प्लीकेशन जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। कैसे? एक तो जो लोगों का ट्रस्ट होता है एम्पायर पर वो तो डिस्ट्रॉय होता है। दूसरा, इकोनॉमी बिल्कुल सिंक कर गई, जो आने वाले रूलर के लिए काफी खतरनाक साबित हुई, राइट। और उसके बाद में ये जो है ओवर एम्बिशियस था और कुछ जो है अपने टेनोर में हासिल नहीं कर रहा। लेकिन ये तो इसके कुछ फेलोर रहे, लेकिन साथ में इसके कुछ पर्सनालिटीज को भी जानना चाहिए। जैसे ये जो है रिलीजियस और फिलोसफिकल एजुकेशन में बहुत आगे था। ये अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में बिल्कुल एक्सपर्ट था, एस्ट्रोनॉमी में, लॉजिक में, मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट था। इसके साथ ही केवल यही एक दिल्ली सुल्तान था जो कैलीग्राफी में जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, राइट। तो ये उसके इसके जो है कुछ फेमस पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसके बारे में इब्न बतूता जो सफरनामा रहला के राइटर हैं, ये भी आपको याद रखना है कि इब्न बतूता का वर्क क्या है। वो 1334 एडी में इन्हीं के टेनोर में जो है आए थे, और उसके बाद में इन्होंने उसको क्या बना दिया था, तो उसको इलेक्ट कर दिया था एज अ काजी। कहाँ पर? दिल्ली में। 8 साल के लिए वहाँ पर एक काजी थे। उनका बुक का नाम था सफरनामा रहला। इसी के साथ इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया था जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, और उसका नाम था दीवान ए अमीर कोहली। तो इससे क्वेश्चंस जो है काफ़ी बन सकते हैं, राइट, कि एग्रीकल्चर किसके द्वारा, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट था वो किसके द्वारा सेटअप किया गया था, इसके साथ ही उसका नाम क्या था। अब बात करते हैं, इन्होंने एक जो है टक्काबी लोन, ये बेसिकली कल्टीवेशन के लिए लोन था। जो फार्मर्स इससे क्या कर सकते थे, सीड को बॉय कर सकते थे, राइट, खरीद सकते थे अगर उनके पास पैसा नहीं है। इसके साथ भी जो और भी वहाँ पर मैकेनाइजेशन यूज होता है वो इसका यूज करके जो खरीद सकते थे। तो टक्काबी लोन इशू करने वाला जो था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक।
इसके साथ में इन्होंने आदिलाबाद का फोर्ट बनवाया और जहाँ पनाह सिटी बनवाई। 3 मेजर स्टेट इनके ही टेन्योर में जो इमर्ज हुए थे, ये आपको याद रखना है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। एक तो विजयनगर किंगडम, हरिहरा और बुक्का 1336 सी में जो है इमर्ज हुई। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जो हरिहरा और बुक्का थे इनको जो है साउथ से इन्होंने कैप्चर कर लिया था, राइट। उसके बाद में ये ओवर एम्बिशियस थी, तो ये चाहते थे कि जो साउथ के स्टेट्स हैं वो इनके कंट्रोल में आ जाए, इसलिए इन्होंने हरिहर और बुक्का को साउथ एक्सपेडिशन के लिए भेजा। लेकिन अब ये साउथ से ही रिलेटेड थे, साउथ से ही आते थे, तो दोबारा वहां से वापस नहीं आए। और इनके साथ जो है एक ये मुस्लिम में इनको कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे जो हरिहर और बुक्का हिंदू में कन्वर्ट हुए, और एक पुजारी का भी नाम था जिनका काफी कंट्रीब्यूशन था इनको हिंदू में लाने के लिए, तो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो दूसरा इमर्ज हुआ स्टेट वो है बहमनी किंगडम, डेक्कन में, हसन गंगू 1347 में। तो ये 2 किंगडम इमर्ज हुए जिनका अपना हिस्ट्री में एक जो है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, और आर्किटेक्चर में या फिर लिटरेचर में भी इनकी काफी इंपॉर्टेंस है। ओके, इसके बाद में और भी छोटे कई राज्य इमर्ज हुए थे। एक तो इमर्ज हुआ था मदुराई का सल्तनत। ओके, हसन शाह जो एक रिबेलियन थे, उन्होंने मदुराई सल्तनत को एस्टेब्लिश किया। इनकी डेथ जो हुई थी वो 1351 में हुई थी। अब आप देखिए तो इनका काफी लंबा टेन्योर है। बर्नी ने इसमें क्या लिखा है ये आप देखिए। बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान से जो है लोग उब चुके थे जो वहां पर जनता थी, और जनता से जो है सुल्तान उब चुका था, इसलिए क्या हुआ कि इनकी जो है डेथ हो गई। अब हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की, राइट। तो फिरोज शाह तुगलक का जो टेन्योर था वो 1351 से लेकर 1388 तक था। ये इन तीनों में जो है काफी फेमस रूलर हुआ। इन्होंने जो है खान ए जहां मकबाल जो एक तेलुगु ब्राह्मण थे उसको कन्वर्ट कर दिया था मुस्लिम में, और उसको वजीर नियुक्त किया। तो ये भी क्वेश्चन काफी प्रोबेबली है कि पूछ सकता है कि जो उसका वजीर बना था फिरोज शाह तुगलक का, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था खान ए जहां मकबाल, बेसिकली एक तेलुगु ब्राह्मण था, राइट। इन्होंने एक कंपेन जो है लड़ किया था जाजनगर, जो मॉडर्न उड़ीसा है, और वहाँ से इनको जो काफ़ी कीमती चीज़ें बुडीज वगैरह प्राप्त हुई थी। और जो पूरी जगन्नाथ का टेम्पल है उसको भी इसने डिस्ट्रॉय ऑलमोस्ट कर दिया था, और वहाँ से जितनी भी कीमती चीज़ें थी उसको जो है वापस लाया था। इसके बाद में ज्वालामुखी टेम्पल पर इन्होंने कंपेन किया था, और वहाँ से लगभग में 1300 संस्कृत स्क्रिप्ट को अपने साथ ले आया था। और बाद में इसको जो है पार्सियन में जो है कन्वर्ट किया गया था, बेसिकली ट्रांसलेट किया गया था। और जो ट्रांसलेट करने वाले का नाम था अरीजुद्दीन खान। ओके, और इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया गया था, उस डिपार्टमेंट का नाम था दलाई ए फिरोज शाही। तो 1300 जो मनुस्क्रिप्ट्स मिली थी संस्कृत में थी, जो ज्वालामुखी टेम्पल से इनको मिली थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया भाई अरीजुद्दीन खान। नाउ ये जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे उलेमा के एडवाइस से, और उन्हीं के जो है एडवाइस पर जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। इन्होंने जो मुस्लिम वोमेन थी उनको वार्षिक प्लेसेस पर जाने के लिए मना कर दिया, और जो देवदासी प्रथा चलती थी ना, जैसे इस टाइम उस टाइम तो शायद नहीं चल रही थी, लेकिन होता था ऐसा, सम एरिया में सम रीजन में ऐसा मिलता था। तो क्या होता था कि वहाँ पर जो है लड़कियाँ जाती थी और पूजा पाठ करती थी, नृत्य करती थी यानी डांस करती थी, तो उसको भी इन्होंने बंद करा दिया। ओके, और उसके बाद जो कई मुस्लिम सेक्ट जैसे सिया मुस्लिम हो गए और सूफीज हो गए, चूंकि ये सुन्नी था तो इसको भी क्या कर दिया गया, इसने प्रोसिक्यूट करा दिया। इसके बाद इक्तादारी सिस्टम को फिर से जो है रिव्यू कराया और इसको हेरिडेटरी बना दिया गया। वहीं इल्तुतमिश ने इसको हेरिडेटरी नहीं बनाया था, राइट। पहला सुल्तान ऐसा था जो सरफ टैक्स इम्पोज किया था। सरफ टैक्स बेसिकली एक इरिगेशन टैक्स था, लेकिन अगर आप इसका देखेंगे तो कैनाल्स वर्क, इसका इरिगेशन वर्क जो है काफी फेमस था, राइट। तो उसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं हमको कैपिटल्स की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसने जो है सरफ टैक्स इम्पोज किया था, इरिगेशन टैक्स। इसने नंबर ऑफ कैनाल्स भी बनवाए थे, इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी सेटअप किया था पब्लिक वर्क्स के लिए। टैक्सेस की बात करें तो खराज जो था वो 10% प्रोड्यूस पर था। जकात जो बेसिकली मुस्लिमों के लिए भिक्षा था। उसके बाद खम्स 20% जो स्पॉइल्स ऑफ वार, मीन्स वार में कितना एज ए इंडेमिनिटी ऑफ वार लिया जाता था कि वार में जो है कितना खर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग 20%। इन्होंने 2 कॉइन इशू किया था, एक अद्धा जिसमें 50% जीतल था, और एक बीच कहा जाता था 23% जीतल था। ओके, एक रॉयल फैक्ट्री डेवलप किया गया था खारका, जिसमें जो है लगभग में हजारों स्लेव्स एम्प्लॉय थे। जहाँ जहाँ ये एक्सपेंडिशन करते थे वहां से क्या करते थे कि उन सोल्जर्स को पकड़ ले आते थे, और बेसिकली उनको एज अ स्लेव इन फैक्ट्रीज में जो है काम करवाते थे, और जो इन फैक्ट्रीज का मालिक होता था उसको हम वकील दर कहते हैं। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, इसको याद रखना। और इसके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स बनाया गया था जो दीवाने बंदगान के अंडर में वर्क करता था, और उसके इंचार्ज को बेसिकली वकील दर कहा जाता था। लगभग इन्होंने 300 नए टाउन्स का निर्माण करवाया था अपने पूरे टेन्योर में। जो फेमस अगर हम बात करें तो फिरोजाबाद जो रेड फोर्ट के नजदीक ही आपको मिल जाएगा। अब उसको फिरोज शाह कोटला कहते हैं, राइट, हिसार। और इसको जो है
जौनपुर जिसको हम सिराज ऑफ द ईस्ट कहते हैं। इसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉम है फिरोज शाह तुगलक हौज खास में। अशोकन पिलर टोपरा और मेरठ से ये दिल्ली लेकर गए थे। एक नई डिपार्टमेंट दीवान ए खैरात जो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी था उसको भी इस्टेब्लिश किया था। इसी के साथ में फ्री हॉस्पिटल जैसे दारुल सफा मैरिज ब्यूरो फॉर पुअर पीपल्स पुअर मुस्लिम्स बेसिकली इनका जो मोटिव था कि जो गरीब मुस्लिम्स हैं उनके लिए जो मैरिज ब्यूरो, तो ये सब चीज़ें इन्होंने पब्लिक वर्क्स के लिए की। इसके साथ में पैट्रोनाइज किया था किसको, बर्नी को, जिन्होंने तारीख फिरोज शाह और फतवा जहांदारी लिखा था। उसके बाद में एक और लोग थे ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी जिन्होंने फुटा उस सुलातिन लिखा था। तो बर्नी और ख्वाजा अब्दुल मलिक इन दोनों को इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, राइट। एक खुद एक जो है लेखक थे, राइटर थे, और इन्होंने फुटहाट ए फिरोज शाही लिखा था। अब्दुल मलिक इस्लामी ने फुटहाट उस सुलातिन लिखा था, ओके, फुटाउल सुलातिन। इन्होंने फुटहाट ए फिरोज शाही, इनकी डेथ जो हुई थी 1388 में इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद खान बनते हैं कुछ समय के लिए, 13 कह सकते हैं। इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड कुछ समय के लिए। उसके बाद अबू बकर, फिर एक और रूलर आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद 1390 से लेकर 1398 टिल दी इन्वेजन ऑफ द तैमूर, राइट। और इन्हीं के टाइम पर ये इंपॉर्टेंट है काफी क्योंकि ये पूछ सकता है कि किसके टाइम पर जो है तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो 1398 में नसरुद्दीन मोहम्मद के टेन्योर में जो है इनका आक्रमण हुआ था। तैमूर जो बेसिकली एक मंगोल लीडर था, सेंट्रल एशिया में काफी एक्टिव था। वह चगताई जो तुर्क थे उसका जो हेड था। इन्होंने 1398 में इंडिया को इन्वेड किया। दिल्ली को इन्होंने 3 दिन तक लूटा और हजारों लोगों की इन्होंने जाने ली। उसके बाद जितना भी वेल्थ का कंसंट्रेशन था, कैपिटल्स था, तो इसलिए इन्होंने उसको अच्छे से लूटा और वहां से काफी धन संपदा लेकर गए। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं दौलत खान, राइट। तो तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो नसरुद्दीन मोहम्मद के टेनोर में ही हुआ था। उसके बाद दौलत खान आते हैं। इन्होंने खिज्र खां थे इन्होंने इसको डिफीट कर दिया, यानी खिज्र खान ने दौलत खान को बेसिकली डिफीट कर दिया और खिज्र खान ने ही सैयद डायनेस्टी का फॉर्मेशन कर दिया, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, अबू बकर, उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, तैमूर का आक्रमण, ओके, 1398 में इंडिया को इन्वेट करना, 3 दिनों तक जो है मर्डरिंग करना और दिल्ली को लूटना, और उसके बाद में दौलत खान का आना और खिज्र खान द्वारा दौलत खान का डिफीट होना और सैयद डायनेस्टी की स्थापना हुई। अब जो सैयद डायनेस्टी का टेन्योर था वो 1414 से लेकर 51 तक था, राइट। इसमें जो पहले थे जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था खिज्र खान, इनका टेन्योर था 1414 से लेकर 1421 एडी तक। इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया और उसके बाद सैयद डायनेस्टी की 1414 में स्थापना की। इन्होंने सुल्तान टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था क्योंकि इन्हीं को जो है तैमूर ने गवर्नर बना दिया था, तो ये उसके अंडर में रहकर जो बेसिकली काम करते थे। लेकिन इन्होंने रैयत आला एक टाइटल था उसके अंडर में वर्क करते थे, सुल्तान ये नहीं बने थे। तो अगर कभी पूछ लिया था एग्जाम में तो आपको ये बातें याद रखनी है। इनकी डेथ जो हो गई थी वो 1421 में हो गई थी, राइट। और क्वाइंस भी स्टक करवाया गया और खुतबा भी पढ़वाया गया किसके नाम से, तैमूर के नाम से। और इनके जो है मानने के बाद एक सक्सेसर और हुए, शाहरुख। शाहरुख बेसिकली इनके सक्सेसर नहीं थे, वो बेसिकली जो तैमूर थे उनके सक्सेसर हुए थे और उन्हीं के नाम पर खुतबा पढ़वाया गया था। अब जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे मुबारक शाह। इनका जो टेन्योर था वो 1421 से लेकर 1333 तक था। एक खिज्र खां के सक्सेसर थे, उनके बेटे भी थे, कोई इन्होंने भी कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए। उसके बाद मोहम्मद शाह है 1434 से लेकर 43 तक, ओके। ये हमेशा बिजी ही रहे क्योंकि इनके अगेंस्ट जो कंस्पायरेसी बहुत होता रहता था और ये धीरे धीरे जो अपना जो कंट्रोल था नॉबल्स पर वो खोते गए। और जब भी कभी नॉबल्स पर कंट्रोल ये लोग खोए हैं तो क्या हुआ कि धीरे धीरे डायनेस्टीज जो थी वो डिक्लाइन होती चली गई। 1445 में सॉरी 1445 में इनकी डेथ हो गई और उसके बाद में इनके जो बेटे थे आलम शाह इन्होंने सक्सेड किया, राइट। फिर उसके बाद कौन आ जाता है, आलम शाह। आलम शाह का जो टेन्योर था वो 1443 से लेकर 1551 तक था। ये सैयद डायनेस्टी के सबसे वीक रूलर माने जाते हैं। आलम शाह के वजीर थे हामिद खान। इन्होंने बहलोल लोधी को अपॉइंट किया और इन्वाइट किया और उसको आर्मी का चार्ज दे दिया। और उसके बाद बहलोल लोधी ने आलम शाह को जो है डिस्पोज कर दिया और बदायूं के लिए भेज दिया। अब बहलोल लोधी किसका फॉर्मेशन करेंगे, लोधी डायनेस्टी का। लोधी डायनेस्टी का जो टेन्योर था वो 1451 से लेकर 1526 एडी तक था टिल दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोधी डायनेस्टी का था मैप में बिल्कुल जो श्रिंक हो चुका है इनका। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 89 तक, ओके 89 तक। सुल्तान बहलोल लोधी जो है कैपेबल जनरल था और अपने आप को जो अफगान पियर्स पर बुलाता था, किंग नहीं बुलाता था, राइट। उसके बाद में इन्होंने अनेक्स किया था किसको, सरकी डायनेस्टी को, और वहां पर जो है बहलोल कॉपर कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो सरकी डायनेस्टी को किसने जो है अनेक्स किया था, तो ये भी आपको याद रखना, बहलोल लोधी ने, ओके।
लेकिन इनका भी एक फेलोर रहा कि इन्होंने जो बंगाल, गुजरात या फिर दक्कन का एरिया वहाँ भी ये कैप्चर नहीं कर पाए। उसके बाद में जैसे जो कल्पी के रूलर थे या फिर धौलपुर के रूलर थे, वो इनकी सोजनिटी को एक्सेप्ट करते थे। अब जो नेक्स्ट रूलर हुए सिकंदर लोधी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हुए। ये ग्रेटेस्ट थे और नोबलेस्ट थे। इनकी जो मदर थी वो हिंदू थी और इसका रियल नाम जो था वो था निजाम खान। तो निजाम खान इसका जो है रियल नाम था और इसकी मदर थी जो वो हिंदू थी। इनके टेनोर में कम्प्लीटली बिहार जो इनके अंडर में आ गया था। इनका मेन जो एम्फेसिस होता था वो जस्टिस पर होता था। इन्होंने नए मेजरमेंट या डिस्ट्रिक्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम गजे सिकंदी कहते हैं। ये तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और इन्होंने जो ऑडिटिंग का सिस्टम होता है उसको भी इंट्रोड्यूस किया। ये बेसिकली एक बाइकआउट था और ये जो है नॉन मुस्लिम जितने भी लोग थे उसके जो है टॉलरेंस बिहेव करता था। इसने जजिया को इम्पोज कर दिया किस पर, नॉन मुस्लिम पर। आगरा सिटी इन्होंने फाउंड किया 1504 में और इसके बाद में एक पर्शियन वर्स लिखा था जिसका नाम था गुलराखी। तो ये भी आपको याद रखना है कि पर्शियन वर्सेस लिखा गया था और उसका नाम था गुलराखी। आगरा को फॉर्म किया गया था 1504 में, राइट। अब इसके लास्ट रूलर आते हैं इब्राहिम लोधी, जिनका टेन्योर था 1517 से लेकर 1526 तक, राइट। तो ये लास्ट रूलर थे। ओके, एल्डेस्ट सन थे किसके, सिकंदर लोधी के, जो बेसिकली बहुत ही अरोगेंट था और रिप्रेसिव रूलर था। ये जो नोबल्स थे इनके कोर्ट में उसको उसका इंसल्ट किया करता था, उसको ह्यूमिलेट किया करता था। इसलिए क्या हुआ, जो नोबल्स थे वो इससे काफ़ी रुष्ट थे। इसके साथ साथ जो भी और स्टेट्स के जो रूलर थे उसके साथ भी इसका रिलेशन जो था वो बहुत ही अच्छा नहीं था। इसलिए कई रूलर जो थे वो इसके अगेंस्ट में थे। इसी में थे राणा जो सांगा थे मेवाड़ के, उन्होंने भी इसको डिफीट किया था। और जब लोग इससे खुश नहीं थे, जो रूलर थे या फिर नॉबल्स थे वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। उसी में दौलत खान लोधी जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, उसके बाद में जो है काफ़ी इंसल्ट किया किसने, इब्राहिम लोधी ने उसका। इन्होंने बाबर को इनवाइट किया इंडिया को इनवाइट करने के लिए। बाबर जो है दिल्ली की तरफ मार्च किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इब्राहिम लोधी को डिफीट किया और एक नए युग का शुरुआत हुआ और एक नए डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसको हम कहते हैं मुगल डायनेस्टी। एक स्कॉलर ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें जो सल्तनत है दिल्ली का, उसका जो बर्थ हुआ था वो तराइन के युद्ध से हुआ था 1192 और ये धीरे धीरे चलता रहा और इन्होंने अपनी जो लास्ट सांसें ली वो 1526 में ली और कुछ ही दूर पर था बैटल फील्ड ऑफ पानीपत से, यानी बैटल ऑफ तराइन से कुछ ही दूरी पर उसकी डेथ हो गई, राइट। तो ये एक स्कॉलर का जो है बेसिकली स्टेटमेंट है एक समझने के लिए। जो दिल्ली सल्तनत था उसका जो जन्म हुआ था वो तराइन के युद्ध से हुआ था 1192 में और उसके बाद में ये थोड़ी ही दूर चल पाया और उसके बाद में आखिरी सांस इन्होंने बैटल फील्ड ऑफ पानीपत में ली 1526 में। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और इसमें से जितना भी मैंने आपको बताया है इससे बाहर कहीं भी आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो भी मैंने आपको बताया, राइट। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है मुगल डायनेस्टी के बारे में, राइट। तो उसका भी एक सिंगल वीडियो होगा जिससे आप आसानी से जो है रिवीजन कर सकें। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।